कल नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, नो फ्लाइंग जोन घोषित। समारोह में बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगी चर्चा। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी पहली बैठक। आईएमए से 355 कैडेट्स भारत सेना में बने अफसर। कैडेट्स ने चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर की कदम ताल। मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी हुए पास आउट। गोल्डन टेम्पल में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक। पवित्र स्थल को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करने पर पाबंदी। विजिटरों को मोबाइल फोन बंद रखने के सख्त निर्देश। बिहार के मधुबनी में शराब तस्करी का पुलिस टीम पर हमला। पैंथर पुलिस टीम के 2 अफसरों को मारी गोली। हमलावर मौके से फरार। घायल अधिकारी जयनगर अस्पताल में भर्ती। नहीं रहे रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर रामोजी राव। लंबी बीमारी के बाद हैदराबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां राष्ट्रपति भवन में 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन में 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का भी होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति मुर्मू सभी को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने स्वीकारा न्योता, आएंगे दिल्ली। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे विदेशी मेहमान। बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रमुख भी समारोह में होंगे मौजूद। तो राष्ट्रपति भवन में 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य नेतागण भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को पद दिलाएंगी और गोपनीयता की शपथ भी दिलाएंगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने स्वीकारा आमंत्रण, आएंगे दिल्ली। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे विदेशी मेहमान। बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रमुख भी समारोह में होंगे मौजूद। राष्ट्रपति भवन में 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का भी होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। तो राष्ट्रपति सभी को दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने स्वीकारा आमंत्रण, आएंगे दिल्ली। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे विदेशी मेहमान, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रमुख भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का भी होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति मुर्मू सभी को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो अब 9 तारीख को शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और इस दौरान जानकारी ये भी है कि तमाम विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। अधिक क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को शाम के 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को विशेष बनाया जाए, और विशेष समारोह बनाने के लिए देश ही नहीं विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और तीसरी बार जब एनडीए यानी मोदी की सरकार बनने जा रही, उसको लेकर कई विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, और इनमें ज्यादातर विदेशी मेहमानों ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और आने की हामी भर दी। चाहे वो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड हो, चाहे फिर भूटान के प्रधानमंत्री तेमांग गोरिंग हो, फिर इसके या आप कहेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे हो, या फिर मालदीव हो, मॉरिशस हो, तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण भेजा गया था और लगभग स्वीकार कर दिया। और पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो 9 तारीख को सुबह में यहाँ पहुंच रही है दिल्ली। तो इस तरह से मोदी सरकार जो पिछली 14 और 19 की रही, इस बार कुछ और ज्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि एनडीए को जो बहुमत मिला है
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जी। इस लिहाज से शपथ ग्रहण समारोह में और शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेंगे, उसके बाद मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाएगी, उसमें जो चेहरे सामने आएंगे, उन चेहरों के तौर पर आपको साफ नजर आएगा कि 2014 और 19 में जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, तो मंत्रिमंडल में जो चेहरे थे वो अलग थे, और इस बार 2024 में जो मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कुछ चेहरे ऐसे जरूर हैं जो आपको 14 और 19 में दिखे थे, वो 2024 में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन 2024 में कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जिसमें एनडीए के सहयोगी दल, घटक दलों के चेहरे होंगे, जिनको पहले उम्मीद भी नहीं थी। इस बार उनको अच्छा, बड़ा, भारी भरकम मंत्रालय और मलाईदार पद भी मिल सकता है। अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और एनडीए की सरकार बनने वाली थी, तब से ही तमाम सूत्रों से जानकारी भी मिल रही थी कि लगातार जो घटक दल है वो अलग अलग मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। तो क्या फिलहाल उनको मंत्रालय दिए जाएंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा से रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर आदेश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया घोषित। किसी भी तरह के फ्लाइंग उपकरण पर लगाई रोक। नई दिल्ली एरिया भी नो फ्लाइंग जोन हुआ घोषित। दिल्ली में 2 दिन के लिए नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। 9 और 10 जून के लिए लगाई गई पाबंदी। शपथ को लेकर दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर आदेश जारी किया गया, जहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है आदेश और पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया है घोषित। किसी भी तरह के फ्लाइंग उपकरण पर लगाई गई है रोक। इसके अलावा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके पहले तमाम तरह की तैयारियों की शुरुआत जो है वो भी की जा रही है, और इसी को देखते हुए पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है करीब 2 दिन के लिए, 9 और 10। इसके अलावा और क्या क्या जो सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं? अवंतिका, आपको बता दें कि दिल्ली में जब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चलेगा और जो 24 घंटे यानी कह सकते हैं कि 48 घंटे यानी 2 दिन का जो समय रहेगा, वो बिल्कुल वीआईपी लोगों से भरा रहेगा। यहाँ तमाम परदेशी और विदेशी वीआईपीओं के जमावड़ा दिल्ली में रहेगा। इस लिहाज से दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी की। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और इसके साथ ही साथ दिल्ली में धारा 144 भी लगा दी गई। धारा 144 लगाने का मकसद यही है कि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, धरना प्रदर्शन ना हो, और मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है उसके खिलाफ कोई किसी तरह का प्रदर्शन सामने ना नजर आए, उसको रोका जा सके। और इसके अलावा अहम बात यह है कि नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वो इस लिहाज से घोषित किया गया है कि राष्ट्रपति भवन में जब प्रधानमंत्री के पद के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे, उस दौरान देश ही नहीं विदेश के भी कई बड़े मेहमान और राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे, और वीआईपी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वीआईपी होंगे उनकी वहां मौजूदगी होगी, और वहां पर किसी प्रकार का कोई विमान ना उड़ान भर सके, वहां से कोई भी इर्द गिर्द से विमान की आवाजाही ना हो सके, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उड़ने वाले हर विमान को इस समय संदिग्ध नजर से देखा जाएगा, और इसलिए ये पहले से प्लान किया गया कि ताकि यहाँ से कोई भी फ्लाइट, कोई भी विमान, कोई भी किसी तरह का हवाई जहाज यहाँ से ना गुजरे, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी हो। इस लिहाज से पुलिस ने अपनी पहले से अलर्टनेस जारी कर दी है, और अलर्ट के तहत नो फ्लाइंग जोन, साथ ही साथ पूरी दिल्ली में धारा 144 और इसके साथ ही धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि शपथ ग्रहण समारोह जब हो रहा हो उस समय प्रधानमंत्री के पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले रहे हो तो किसी तरह की शांति व्यवस्था दिल्ली में भंग नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मामलों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान कई विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं, तो सुरक्षा जो है काफी तगड़ी रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और इस दौरान विदेशी मेहमानों का भी जमावड़ा रहेगा। इसको लेकर के 9 और 10 जून को सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम राजधानी दिल्ली में किए जाएंगे और राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां शपथ ग्रहण के बाद काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं पीएम मोदी। तो 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं पीएम मोदी। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का होगा पहला काशी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे प्रधानमंत्री। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का होगा पहला काशी दौरा, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे प्रधानमंत्री। मां गंगा की आरती में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी में तैयारियां की गई तेज। तो शपथ ग्रहण के बाद काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, जहां 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 जून को शपथ ग्रहण के बाद 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला काशी दौरा होगा, जहां काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने आएंगे। मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे को लेकर काशी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद काशी आ सकते हैं प्रधानमंत्री। और आपको बता दें कि 9 जून को शपथ लेने के बाद 10 जून को प्रधानमंत्री काशी आ सकते हैं। काशी आने के बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जाएंगे और इसके अलावा मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए काशी में तमाम तरह की तैयारियों की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 9 जून को शाम 7:15 पर शपथ लेने के बाद 10 जून को वो काशी आ सकते हैं, जहां पर वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये पहला काशी दौरा कहा जाएगा, जहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे पीएम मोदी। मां गंगा की आरती में भी हो सकते हैं शामिल। तो वहीं खबर आपको बाड़मेर से बताते हैं, जहां पर पार्सल वाहन और पिकअप में हुई टक्कर। बारातियों से भरी पिकअप में मारी गई टक्कर। बारातियों से भरी पिकअप में मारी गई टक्कर। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती। तो खबर बाड़मेर से, जहां पर पार्सल वाहन में हुई टक्कर। बारातियों से भरी पिकअप में मारी टक्कर। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में कई लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाड़मेर से खबर बता रहे हैं, जहां पर पार्सल वाहन और पिकअप में हुई टक्कर। बारातियों से भरी पिकअप में मारी गई टक्कर। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में कई लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाड़मेर से खबर बता दें, जहां पर पार्सल वाहन और पिकअप में हुई टक्कर। बारातियों से भरी पिकअप में मारी गई टक्कर। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। उत्तरलाई रोड की बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में कई लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाड़मेर से खबर बता रहे हैं, जहां पर पार्सल वाहन और पिकअप में हुई टक्कर के दौरान कई लोग घायल भी हुए। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ है हादसा और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्सल वाहन और पिकअप में हुई टक्कर। बारातियों से भरी पिकअप में पार्सल वाहन ने मारी टक्कर। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तरलाई रोड पर बीएनसी चौराहे पर हुआ हादसा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर कांग्रेस चेयरपर्सन का चुनाव आज। सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाने जुटेंगे सांसद। कांग्रेस चेयरपर्सन का चुनाव आज, सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाने जुटेंगे सांसद। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी कांग्रेस सांसदों की बैठक। शाम 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। कांग्रेस चेयरपर्सन का चुनाव आज। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाने के लिए जुटेंगे सांसद। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी कांग्रेस सांसदों की बैठक। शाम 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। कांग्रेस चेयरपर्सन का चुनाव आज। सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाने जुटेंगे सांसद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो कांग्रेस के चेयरपर्सन का चुनाव होना है, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? अवंतिका, आपको बताते हैं कि आज कांग्रेस के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं वो सब दिल्ली पहुंच गए हैं। आज शाम कांग्रेस की एक बैठक होने जा रही है। यह बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित सांसद कांग्रेस पार्टी के चुने गए हैं वो आज अपना नेता यानी कांग्रेस संसदीय दल के नेता को चुनेंगे। उसमें सोनिया गांधी का नाम है और तो सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और संसदीय दल के नेता चुने जाने के साथ ही उनको अधिकृत किया जाएगा कि केंद्र की सरकार बनाने और केंद्र में जो भी फैसला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ सोनिया गांधी अधिकृत रहेंगी। इसी दौर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सेंट्रल हॉल में बैठक होगी उसमें सोनिया गांधी को चेयरपर्सन भी चुना जाएगा। तो आपको मैं बताता हूं कि दो अहम फैसले आज कांग्रेस पार्टी की तरफ किए जाने हैं। जब संसद के सेंट्रल हॉल में इस बैठक का आयोजन होगा उसमें आपको कांग्रेस के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो सोनिया गांधी को अपना कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का नेता चुनेंगे। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चेयरपर्सन को के तौर पर भी सोनिया गांधी को चुनेंगे और सारे के सारे जितने भी फैसले कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिए जाने हैं उनके लिए सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाएगा। और एक ये प्रक्रिया होती है, कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और एक व्यक्ति विशेष कोई भी होता है उसको इसके लिए अधिकृत किया जाता है। तो जिस प्रकार कल एनडीए की बैठक हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया था, एनडीए का भी नेता चुना गया था और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना गया था। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस का संसदीय दल है, उसके जितने भी सदस्य हैं वो सोनिया गांधी को अपना चेयरपर्सन चुनेंगे और सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस चेयरपर्सन का चुनाव होना है। आज राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाने के लिए तमाम सांसद जुटेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक। लोकसभा नतीजों को लेकर बुलाई गई बैठक। लोकसभा नतीजों को लेकर बुलाई गई बैठक। सभी मंत्रियों को राजधानी में रहने के दिए गए निर्देश। आज 11 बजे लोक भवन में होगी सीएम की बैठक। सीएम योगी ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक। लोकसभा नतीजों को लेकर बुलाई गई आज बैठक। सभी मंत्रियों को राजधानी में रहने के निर्देश किए जारी। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मुख्यमंत्री की बैठक। तो सीएम योगी ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर लोकसभा नतीजों को लेकर बुलाई गई आज बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के सीएम योगी ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। क्या जानकारी सामने आ रही है कि किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव अभी गुजरा है और उस चुनाव की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो अपना लक्ष्य बनाकर चल रही थी कि 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। यानी कि वो लक्ष्य 33 सीटों पर ही सिमट के रह गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। शायद यही वजह है कि आज जो है एनडीए की सरकार बन पाई है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं बन पाई। क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण सीटें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीदें थी कि इस बार जो है यहाँ पर बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी तर्ज की अगर हम बात
बात करते हैं तो आज लोक भवन में जो है 11 बजे बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को कल देर रात जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि सब लोग लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में आज उनकी अहम बैठक होगी। यानी कि जो 19 जो के मंत्री थे जिनके क्षेत्र में जो लोकसभा सीटें आती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी वो परचम नहीं लहरा पाई अपना। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा होगा तो वो मंत्रियों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो मंत्री प्रचार प्रसार भी वहां पे क्षेत्र में कर रहे थे और उन लोकसभा सीटों पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था विधानसभा के चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वो दबदबा पूरी तरीके से खत्म होता नजर आया है। ये बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरीके से आज जो है बैठक बुलाई गई है, इसमें कई अहम चीजों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। कैसे विभागों को आगे चलाया जाए उस पर चर्चा होगी, साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं होंगी। तो तमाम चीजों को लेकर के आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बिंदुओं को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफी अहम होगा आने वाले आगे 2027 का चुनाव। और उस चुनाव को लेकर के भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं और लगातार इस बात के लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उसके बाद से तुरंत ही सभी विभागों को अधिकारियों को बुला करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार से जनता को असुविधा ना हो। तो तमाम चीजों को लेकर के आज ये कैबिनेट भी होगी, उसका पूरी कैबिनेट को जो बुलाया गया है, मंत्री बुलाए गए, इनसे चर्चाएं तमाम तरीके की होती रहेंगी। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन न करने के कारण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है और जिसको लेकर के आखिर किन वजहों से जो कमी रह गई है उसकी भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो सीटें नहीं जीत पाए हैं उन पर भी चर्चा करते हुए दिखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय पर होगी बैठक। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय पर किया जाएगा। बैठक का आयोजन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में किया जाएगा। बैठक का आयोजन सपा के सभी सांसद और डिंपल यादव रहेंगी मौजूद। तो समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय पर किया जाएगा। बैठक का आयोजन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक और सपा के सभी सांसद और डिंपल यादव रहेंगी मौजूद। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय पर होगी बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। सपा के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें सपा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे और साथ ही डिंपल यादव भी उपस्थित नजर आएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, समाजवादी पार्टी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया है। कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं या फिर किन मुद्दों पर चर्चा आज की जाएगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लीडरशिप में ये पूरी बैठक होगी जिसमें तमाम जो सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी अभी लोकसभा चुनाव में जीत करके आए हैं और 37 वो विधायक हैं जिनको बुला करके बैठक की जाएगी और उसमें डिंपल यादव भी एक तरीके से मौजूद होंगे क्योंकि उन्होंने भी एक संसदीय क्षेत्र से अपनी जीत हासिल की है। और बैठक इस बात को लेकर के है कि जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ी लोकसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट्स को या उनके समर्थकों को, इस बात को लेकर के चर्चा होगी। आखिरकार जो पीडीए का जो फॉर्मूला था वो कितना काम आया, ये भी बैठक होगी और सांसदीय क्षेत्र में किस तरीके से आगे काम करना है इसको लेकर के बैठक अखिलेश यादव करेंगे और सांसद को अपना एक मूल मंत्र देंगे कि आखिरकार विकास के कार्यों को लेकर के या वोटर्स में अपनी पैठ बनाने को लेकर के उस संसदीय क्षेत्र में कौन कौन से काम करने हैं। जो वोट समाजवादी के खेमे में उस वक्त नहीं आ पाए, भले ही वहाँ से सीट उन्होंने हासिल कर ली हो, उन वोटरों को रुझाना कैसे है। साथ ही साथ जो विधायक थे जो वर्तमान में सांसद बन गए हैं वो भी सीटें खाली हो गई हैं और अगले 6 महीने में उसके भी उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में वहाँ पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए, किसका बलशाल प्रभाव है उस क्षेत्र से, विधानसभा से,
कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के हित में काम कर सकते हैं, बूथ लेवल के लोगों को हटाना है कि लगाना है, अगर रिप्लेस करना है तो उनकी जगह कौन आएगा, इन तमाम चीज़ों पर जो चर्चाएं हैं वो आखिरकार इस बैठक का हिस्सा बनेंगी। और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं, जो बूथ लेवल के लोग हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। लेकिन जीत के बाद ये 37 विधायक सीधे सीधे अखिलेश यादव से रूबरू चुनाव के बाद ये पहली बार होंगे और वो बैठक का जो आयोजन है वो तकरीबन 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और देखा जाए तो इस बैठक में सपा के तमाम सांसद भी उपस्थित नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की संसदीय बूथ की बैठक होनी है, जिसमें सपा प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान सपा के सभी सांसद उपस्थित नजर आएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा जल्द कराने की तैयारी। पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारियों में जुटी। लिखित परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन शुरू। लिखित परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन शुरू। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही तारीखों का होगा ऐलान। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होनी थी भर्ती। लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था सामने। शासन ने लिखित परीक्षा रद्द की जांच की। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। शासन ने लिखित परीक्षा रद्द की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जुटी। लिखित परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन हुए शुरू। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही तारीखों का होगा ऐलान। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होनी थी भर्ती। लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था सामने। शासन ने लिखित परीक्षा रद्द की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सिपाही भर्ती परीक्षा जल्द कराने की तैयारी। पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जुटी। लिखित परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन हुए शुरू। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही तारीखों का होगा ऐलान। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होनी थी भर्ती। लिखित परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था सामने। शासन ने लिखित परीक्षा रद्द की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को किया था गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा जल्द कराने की मांग। पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में जुटी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी पहले भी पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा कराई गई थी, जिस दौरान परीक्षा लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद दोबारा से परीक्षा कराने की जो बात है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस बारे में? देखिए अवंतिका, उत्तर प्रदेश सरकार को इसी परीक्षा से लीक की वजह से बड़ा एक झटका झेलना पड़ा था, चूंकि इसमें लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी वो 60,244 पदों पर थी। और इसके लिए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी आए थे और उन्होंने अपनी परीक्षा दी थी। चूंकि इसी साल फरवरी के 18 उन्होंने सारी कोई परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा लीक होने के चलते 24 फरवरी को शासन ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था और एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी थी। हालांकि एक एक करके एसटीएफ ने तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मास्टरमाइंड समेत उनके सहयोगी भी थे। लेकिन अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, अब उन भर्तियों को फिर से शुरू करना है। इसलिए मुख्यमंत्री ने उस वक्त जो एक्स पर पोस्ट किया था 24 फरवरी को, उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि ये भर्ती परीक्षा फिलहाल अभी रद्द तो कर दी जा रही है, लेकिन 6 महीने में इसका पुनः जो है वो फिर से परीक्षाएं होंगी। और अब लगभग वो वक्त बीतता जा रहा है और ये कयास लगाया जा रहा है कि जुलाई के बीच तक, यानी कि 15 जुलाई तक इन परीक्षा को फिर से कराने की एक जो डेट है वो दोबारा निकल सकती है और फिर से 60,244 जो पद है उत्तर प्रदेश पुलिस में नागरिक सिपाहियों के, वो फिर से भरा जाएगा। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो तैयारी
तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई है। जो जिन जिन एजेंसी के द्वारा इस परीक्षा को कराया जाना है उसके चयन को लेकर के भी अधिकारियों ने कवायद तेज कर ली है और उसमें से ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की जब एक बैठक होगी और बैठक में फैसला होगा कि आखिरकार जो एजेंसी चिन्हित की गई है वो कितनी मजबूत है और फिर से दोबारा पेपर ना लीक हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। आज जो कि मुख्यमंत्री शाम को 6 बजे अपने आवास पर इन तमाम बोर्ड के जरिए रिक्त पदों के स्थानों पर जो भर्तियां हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, भर्ती बोर्ड, शिक्षा चयन आयोग, ये तमाम जो आयोग हैं उनके चेयरमैन से मुखातिब होंगे और जो भी भर्तियां रिक्त पदों पे जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है उनकी समीक्षा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी अपनी बातें रखेगा मुख्यमंत्री के सामने और ये जरूर बताएगा कि जो पिछले समय में यानी कि इसी साल के जो फरवरी महीने में जो 60,244 पदों पर जो सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई थी उनकी दोबारा किस तरीके से भर्ती होनी चाहिए, जो कंपनीज हैं उनको लेकर के भी वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि या तो जून के इसी महीने में या तो जुलाई तक तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा कि दोबारा किस से परीक्षा जो है वो 60,244 पदों पर किस तरीके और किस डेट में कराई जानी है और उसको लेकर के इस बार सरकार और ज्यादा सतर्क हो जाएगी कि इस बार परीक्षा लीक किसी भी तरीके से ना हो, कोई भी तरीके का लूप होल बर्दाश्त ना हो। उसको लेकर के जो बैठक है वो इस बार जरूर होगी। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से पहले परीक्षा पेपर लीक हो चुका है वैसी कोई घटना ना हो तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के भी प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता देते हैं जहां पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस परीक्षा पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद दोबारा इन 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी, दोबारा से परीक्षा की जाएगी और इस बार परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, पेपर लीक जैसी घटना ना हो, इसको लेकर के भी प्रशासन सख्त नजर आएगा। करीब 60,244 पदों पर होनी है भर्ती। तो वही खबर आपको बता देते हैं जहां पर रामोजी राव का हुआ निधन। लंबी बीमारी के चलते रामोजी राव ग्रुप के हैदराबाद के अस्पताल में रामोजी ने ली अंतिम सांस। रामोजी राव ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का हुआ निधन। कई दिनों से बीमार थे रामोजी राव। रामोजी राव ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन। हैदराबाद के अस्पताल में रामोजी ने ली अंतिम सांस। रामोजी राव ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का हुआ निधन। कई दिनों से बीमार थे रामोजी राव। रामोजी राव के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन। हैदराबाद के अस्पताल में रामोजी राव ने ली अंतिम सांस। रामोजी राव ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का हुआ निधन। कई दिनों से बीमार थे रामोजी राव। रामोजी राव ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन। हैदराबाद के अस्पताल में रामोजी ने ली अंतिम सांस। रामोजी राव ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का हुआ निधन। कई दिनों से बीमार थे रामोजी राव। आपको बता दें कि रामोजी राव ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का हुआ निधन, जहां वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उसके बाद हैदराबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली और आज उनका निधन हो गया है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे रामोजी राव। रामोजी राव ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन। हैदराबाद के अस्पताल में रामोजी राव ने ली अंतिम सांस। और यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर सामने आ रही है जिसका रुख करेंगे, जहां पर दाल मिल प्लांट में भीषण आग से 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से हुए घायल। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल टीम ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को निकाला बाहर। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में फंस गए थे कुछ मजदूर। दाल फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए कई धमाके। नरेला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां पर दाल मिल प्लांट में भीषण आग से 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से हुए घायल। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल टीम ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को निकाला बाहर। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में फंस गए थे कुछ मजदूर। दाल फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए कई धमाके।
नरेला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दाल मिल प्लांट में भीषण आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से हुए घायल। वहीं दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल टीम ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को निकाला बाहर। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में फंस गए थे कुछ मजदूर। दाल फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए कई धमाके। नरेला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। दाल मिल प्लांट में भीषण आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से हुए घायल। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दमकल टीम ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को बाहर निकाला है। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में कुछ मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद दमकल की टीम ने उन्हें बाहर निकाला। दाल फैक्ट्री में आग लगने के बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए। नरेला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। दाल मिल प्लांट में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, तो वहीं हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल टीम ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को निकाला बाहर। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में फंस गए थे कुछ मजदूर। दाल फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए कई धमाके। नरेला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। दाल मिल प्लांट में भीषण आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से हुए घायल। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। खबर सामने आ रही थी राजधानी दिल्ली से, जहां पर दाल मिल में आग लगने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा करीब 15 लोग फैक्ट्री में आग लगने के कारण अंदर फंसे हुए थे, जिसके बाद दमकल की टीम ने उन्हें बचाया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं झांसी की, जहां पर आरा मशीन में सुबह अचानक लगी आग। शमशान घाट के सामने आरा मशीन में लगी आग। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तो वहीं दमकल के जवानों ने आग पर पाया काबू। सीपरी बाजार थाने के शमशान घाट का पूरा मामला। शमशान घाट के सामने आरा मशीन में लगी आग। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल के जवानों ने आग पर पाया काबू। शमशान घाट के सामने आरा मशीन में लगी आग। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल के जवानों ने आग पर पाया काबू। सीपरी बाजार थाने के शमशान घाट का पूरा मामला। खबर झांसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर आरा मशीन में लगी आग। शमशान घाट के सामने आरा मशीन में लगी आग। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल के जवानों ने आग पर पाया काबू। शमशान घाट के सामने आरा मशीन में लगी आग। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल के जवानों ने आग पर पाया काबू। सीपरी बाजार थाने के शमशान घाट का पूरा मामला सामने आ रहा है। पाँच 5:55 पर कालर कंचन कुमार हैं या चंदन कुमार जो भी है, उन्होंने सूचना दिया कि मरघटा के पास लकड़ी के टाल में आग लगी है। तुरंत सूचना पर सीपरी बाजार से एक गाड़ी भेजी गई और अपने नावाबाद थाने के बगल से जो है फायर स्टेशन से एक बड़ी गाड़ी लेकर के मैं आया। देखा कि आग काफ़ी बड़ी लकड़ी के टाल में लगी थी। दोनों गाड़ियों के माध्यम से आग को बुझाया गया, कंट्रोल किया गया। आग बुझ रही है तथा अभी उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ लाइट भी नहीं थी। आग किस प्रकार से लगी, आग कंट्रोल है, कोई जनहानि नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर सांसद के साथ गैंगस्टर का पोस्टर। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया का सांसद के साथ पोस्टर। गैंगस्टर ने सांसद के साथ बैनर पर लगाया अपना फोटो। गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की चली थी खबर। शिकारपुर नगर में लगे बताए जा रहे हैं पोस्टर। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया का सांसद के साथ लगा पोस्टर। गैंगस्टर ने सांसद के साथ बैनर पर लगाया अपना फोटो। गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की चली थी खबर।
बुलंदशहर से खबर, जहां पर सांसद के साथ गैंगस्टर का फोटो। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया का सांसद के साथ लगा पोस्टर। गैंगस्टर ने सांसद के साथ बैनर पर लगवाया अपना फोटो। गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की चली थी खबर। शिकारपुर नगर में लगे बताए जा रहे हैं पोस्टर की तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिकारपुर में लगाए बताए जा रहे हैं पोस्टर, जहां पर गैंगस्टर ने सांसद के साथ अपना पोस्टर लगाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की खबर भी सामने आई थी। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया का सांसद के साथ लगा पोस्टर। गैंगस्टर ने सांसद के साथ लगाया अपना फोटो। गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की चली थी खबर। शिकारपुर नगर में लगे बताए जा रहे हैं पोस्टर। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया का सांसद के साथ लगा पोस्टर। गैंगस्टर ने सांसद के साथ बैनर पर लगाया है अपना फोटो। गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की चली थी खबर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर सांसद के साथ गैंगस्टर का लगा पोस्टर। गैंगस्टर राकेश हलपुरिया का सांसद के साथ लगा पोस्टर। गैंगस्टर ने सांसद के साथ बैनर पर लगाया अपना फोटो। गैंगस्टर के बीजेपी में शामिल होने की चली थी खबर। तो वहीं बिहार के मधुबनी में शराब तस्कर का पीछा करते समय पैंथर पुलिस टीम के 2 अफसरों को गोली लग गई। घायल अधिकारी महमूद आलम और राहुल सिंह को गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक जयनगर पुलिस स्टेशन को खुफिया जानकारी मिली थी कि शराब तस्कर नेपाल से नरार गांव के रास्ते भारत में शराब की खेप ले जाने की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी महमूद आलम और राहुल कुमार ने बाकी पुलिसकर्मियों के साथ तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही टीम नरारा ट्रेनिंग चौक के पास पहुंची, घात लगाए बैठे अपराधियों ने अधिकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें महमूद आलम और राहुल सिंह घायल हो गए। हालांकि हमलावर मौके से भागने में सफल रहे, तो वहीं इलाके के लोगों ने घायल अधिकारियों को जयनगर अस्पताल पहुंचाया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने शुक्रवार से स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब के परिसर में वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने पर रोक लगा दी है। ये फैसला पवित्र स्थल को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करने, सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड करने की कई घटनाओं के सामने आने के बाद लिया गया। एसजीपीसी के अधिकारियों को पूरे परिसर में प्ले कार्ड के साथ तैनात किया गया है, जिसमें विजिटरों को साफ तौर पर मोबाइल फोन बंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कोई भी परिसर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी न करे, ताकि गोल्डन टेम्पल की पवित्रता बनी रहे। एसजीपीसी ने कई 1 साल पहले भी फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया था। बावजूद इसके कई लोगों को परिसर में फोटो लेते देखा जा रहा था। हरमंदिर साहब एक आस्था का केंद्र है।
श्री हरमंदिर साहब में आने रूहानियत का केंद्र है और जहाँ पर आकर जिसने में आना होता है वो अपने श्रद्धा और सत्कार के साथ आता है। बट क्योंकि अब हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर किसी के हाथ में एक किस्म का जो टेलीविज़न है, और लोगों ने इस आस्था के केंद्र को एक पिकनिक स्पॉट बनाने वाली बात कभी कभी सामने आती है जब लोग रील बनाते हैं। और कई बार वो ऐसी रील बनाते हैं जिससे वो मुद्दा ऐसा हो जाता है जैसे वो लोग कभी गाना लगा दिया, कभी को ऐसा जिड़ा जो प्रमाणित नहीं है, मर्यादा का पता नहीं होता, और उससे असुविधा होती है कि उनको पता नहीं होता, उनके पर कार्रवाई करनी पड़ती है पुलिस को। उस सब चीज़ों को देखकर जिहड़ा हरमंदिर साहब को जिहड़ा वो अंदर बैन कर दिया कि यहाँ पर जो मोबाइल कैमरे या कैमरे जो नहीं चलाए जाएंगे। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।